हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ जो था वो एक जर्मन फिजिस्ट से जॉर्ज ओहम उन्होंने दिया था 1827 के करीब। तो ये जो ओम्स लॉ है इन्होंने इसमें करंट के बारे में बताया था कि करंट कैसे एक वायर में चलता है। अगर ओम्स लॉ की बात करें तो इसे कैसे पढ़ा जाता है, तो एक रिलेशन था वोल्टेज और करंट के बीच में। ये V जो मैंने लिखा है ये है वोल्टेज और ये जो I मैंने लिखा है ये है करंट। तो ये जो V है ये क्या है, ये वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब होता है जैसे आप एक बैटरी लेके आते हो, जैसे आप शॉप में जाते हो और एक बैटरी लेके आते हो, तो ये जो बैटरी है इस पर लिखा रहता है 10 वोल्ट 20 वोल्ट, इस टाइप से वैल्यूज लिखी रहती हैं। ये जो 10 वोल्ट और 20 वोल्ट हैं ये क्या है, ये है पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहा जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस की ही यूनिट हमारे पास है वोल्ट, तो ये वोल्ट इसकी यूनिट है। अब ये जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है I के। I का मतलब है करंट, तो ये है करंट। तो ये जो रिलेशन था इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन हमें बताता क्या है, ये रिलेशन हमें बताता है कि अगर मैं एक सर्किट ड्रॉ करूं, ये हमारे पास बैटरी है जो हम शॉप से लेके आए हैं और यहाँ पे हम एक बल्ब लगा देते हैं और इस सर्किट में से करंट जा रहा है I और यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस V है। मान लो अगर V जो है वो 20 वोल्ट है, ठीक है, और ये 20 वोल्ट जो है वो 20 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो करवा रहा है। तो अगर मैं इनके बीच में ग्राफ बनाऊं जो वोल्टेज और करंट के बीच में रहेगा तो वो ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर यहाँ पे 10 है 20 है 30 है, ये एम्पियर में है सारे का सारा और ये करंट है, ओके। और वैसे यहाँ को 10 है 20 है 30 है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वोल्ट में है सारी वैल्यू। अगर इनके बीच में मैं ग्राफ बनाऊँ इस सर्किट के अकॉर्डिंग तो देखो यहाँ पे 20 वोल्ट है और 20 एम्पियर ही करंट जा रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ जैसे लाई करेगी इस ग्राफ में। और वैसे ही अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ा दूँ 30 वोल्ट कर दिया मैंने इसे, तो ये जो करंट है ये भी 30 एम्पियर हो जाएगा। तो दूसरी वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, वो यहाँ जैसे मिलेगी। वैसे ही अगर मैं वोल्टेज को 40 वोल्ट कर दूँ तो ये जो करंट की वैल्यू है ये भी 40 एम्पियर हो जाएगी। तो ये वैल्यू मुझे और ऊपर जैसे मिलेगी और जैसे जैसे आप इस वैल्यू को बढ़ाते चलोगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये हमें क्या बताएगा, तो ये इसी रिलेशन को बताएगा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट सर्किट में बढ़ता चला जाता है। और ये जो बल्ब पहले हमने लगाया हुआ है जब 20 एम्पियर करंट है तो ये कम ग्लो करेगा, फिर जैसे 30 एम्पियर हो जाएगा तो ये थोड़ा और ग्लो करेगा ज़्यादा, और 40 पे ये और ग्लो करेगा। तो इसके ग्लो करने से हमें पता चलेगा कि जो करंट हम बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं करंट वैसे वैसे बढ़ रहा है और यहाँ जो हमारी बल्ब की इंटेंसिटी है लाइट की ये भी बढ़ रही है। तो ये जो लॉ है ये ओहम्स ने ही दिया था और इसी लॉ को ओहम्स लॉ कहा जाता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट। बट इसमें एक कंडीशन है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है तो ये लॉ जो है वो फेल हो जाता है उस टाइम। अब अगर मैं यहाँ पे देखो प्रोपोर्शन का साइन हटा दूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो बन जाती है कुछ V इजिकल टू IR, और ये जो R यहाँ पे आ रहा है ये एक कांस्टेंट है जिसे बोला जाता है रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस जो है ये क्या है, तो रेजिस्टेंस एक तरह से जो हमारे ये करंट चल रहा है, यहाँ पे जो करंट चलेगा वायर में, अगर मैं इस वायर को थोड़ा सा जूम करूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगी आपको। इस वायर में जो करंट चलेगा वो किसकी वजह से चलेगा, वो चलेगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये जिस फोर्स के साथ मूव करेंगे या जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे वैसे तो उसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेकिन जितनी तेज ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ही तेज हमारा सर्किट में करंट चलेगा। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कौन करवाएगा, तो वो वोल्टेज ये काम करती है इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने का। और होता क्या है कि जैसे अगर ये
इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्लो नहीं कर पाते हैं, आसानी से इस सर्किट में ये फ्लो नहीं कर पाते हैं इस वायर में, तो ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे और जैसे जैसे ये कोलिजन करेंगे तो ये आसानी से फ्लो नहीं कर पाएंगे। पहले ये स्ट्रेट जा रहे थे, बाद में एक दूसरे के साथ कोलिजन करने लग गए, तो इनका पाथ जो है और इनका जो टाइम है इस वायर में क्रॉस करने का वो बढ़ जाएगा और उसी को कह दिया जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि एक तरह की अपोजिशन है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को फेस करनी पड़ेगी इस वायर के अंदर। ओके, मतलब रेजिस्टेंस क्या है सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये करंट को फ्लो करवाने से रोकती है रेजिस्टेंस, समझ गए। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसकी भी कंडीशन रहती है कि ये कैसे काम करती है। तो अगर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं लगाऊं तब तो रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आएगी, देखो V/I, लेकिन ये ना वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी ना ये करंट के ऊपर डिपेंड करेगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी तो ये डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी लेंथ की वायर जो है वो हमने यूज़ की हुई है। और दूसरी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है एरिया के, कि जो हमने वायर यूज़ की है उसका एरिया कितना है। देखो अगर मैं लेंथ किसी वायर की इंक्रीज कर दूं, लेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ज़्यादा है देखो यहाँ पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। अगर लेंथ ज़्यादा है तो इस वायर में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा एट अ टाइम, ऐसे ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और तब करंट फ्लो करेगा। जबकि एरिया अगर ज़्यादा है लेंथ की कंपैरिजन में, एरिया अगर ज़्यादा है लेंथ के कंपैरिजन में तो आसानी से देखो 3-4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे फ्लो कर पाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर पाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा और करंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये रिलेशन कुछ ऐसे काम में आता है कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पर यूनिट एरिया। और ये जो लेंथ पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हट जाता है तो यहाँ पे एक और वैल्यू आती है जिसे हम रो से लिखते हैं, और ये जो रो है इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। ये भी एक कांस्टेंट है और इसी को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, ये थोड़ी सी अलग है हमारी रेजिस्टेंस से। ये रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि हमने कौन सी मटेरियल यूज़ की है। जो हमने वायर ली है उसमें हमने सिल्वर यूज़ किया है, कॉपर यूज़ किया है, वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। ओके, अब ये जो रेजिस्टेंस है इसकी एक यूनिट भी रहती है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, यूनिट है ओहम। इसे इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है जो मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये था सारा का सारा टॉपिक हमारा ओम्स लॉ से रिलेटेड। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।